नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 48। ये आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी के 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को। वो है आयरन स्टील इंडस्ट्री और सेकंड रहेगी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती कौन सी है। इसके बारे में हम प्रीवियस जो हमारी वर्कशीट थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को दोबारा बनाना। ओके, हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है विनिर्माण, वी प्लस निर्माण। वी का मतलब होता है दोबारा से बनाना, अगेन, और निर्माण का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनाना। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही हो गया, दोबारा से किसी चीज़ को बनाना। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वी यूज़ द रॉ मटेरियल एंड देन वी रिप्रोड्यूस, यानी कि रॉ मटेरियल यूज करेंगे, उससे हम रिप्रोडक्शन करेंगे। कोई नई वस्तु बनाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक, जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो दो बड़े चेंजेस आते हैं, थिंग्स बिकम मोर यूजेबल एंड थिंग्स बिकम मोर वैल्यूबल। अब जो क्लॉथ है, ओके, और जो कॉटन है, दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। जो कॉटन है उसका करंटली अगर रेट की बात की जाए, इट इज़ 70 to 75 रुपीज़ पर केजी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक, और जब उससे क्लॉथ बन गया, शर्ट बन गई, शर्ट होगी 100 to 150 ग्राम के आसपास की, उसकी कॉस्ट है, इट कैन बी ऑफ 500 रुपीज़ और इट कैन बी ऑफ 20,000 रुपीज़ भी हो सकती है। देखिए कितनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, थिंग्स बिकम मोर यूजेबल, कॉटन का कितना यूज़ होगा, क्लॉथ का बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। सेम थिंग इज विद द शुगर केन टू। ठीक, शुगर केन है, उससे शुगर बन गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसके यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कई बेसिस पे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के बेस पर। तो रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्रीज है आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड होगी आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल, जो अपने कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उनको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएगी। सेकेंड होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, वो इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये इसी टाइप की इंडस्ट्री आ जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों हम इंडस्ट्रीज को आज डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएगी। ओके, तो ये जो आज की वर्कशीट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, जो हॉट क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो दिस इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, ये बेसिक है। अब ये बेसिक क्या है, इंडस्ट्रीज़ है अपने रोल के बेस पर, ये बेसिक हो सकती है, कंज्यूमर हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है। कंज्यूमर होती है जिनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली हमारे लिए बनाया जाता है, जैसे बेकरी है तो उसका बिस्किट है सीधा हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक, सोप इंडस्ट्री है, सोप सीधी हमारे पास पहुंच जाएगी। ओके, दूसरी होती है बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन करते हैं। आयरन इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, वो इसी टाइप की इंडस्ट्री है। अब देखिए, इन्होंने लोहा बनाया, आयरन बनाया, इन्होंने स्टील बनाया। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे वहाँ से ले आएंगे और घर पे ही गाड़ियाँ बना लेंगे, दरवाजे बना लेंगे, बनाएंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको दूसरी इंडस्ट्रीज लेकर के जाएगी और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे तक पहुँचेगा। इसलिए क्या है, बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक, दूसरा, ये जो इंडस्ट्री है आयरन स्टील इंडस्ट्री, इट इज़ हैवी इंडस्ट्री। अब हैवी कैसे, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड गुड्स हैं दोनों ही हैवी होते हैं, तो उसको हम कहेंगे हैवी इंडस्ट्री। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को हम की इंडस्ट्री भी बोलते हैं, मदर इंडस्ट्री भी बोलते हैं।
की मदर इसलिए क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ की है इसी के पास ही है, क्योंकि मशीन एंड टूल्स के लिए इसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं जितनी भी और बाकी की इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्री को किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी कि जितनी अधिक ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी, इट मीन्स दैट बाकी जो डेवलपमेंट है वो भी उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए इसमें रॉ मटेरियल की, तो इसमें चाहिए आयरन ओर, इसमें चाहिए कोकिंग कोल, इसमें चाहिए लाइमस्टोन। 3 चीज़ें चाहिए। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। कितने रेशो में चाहिए? 4 पार्ट्स आयरन ओर के, 2 पार्ट्स कोकिंग कोल के, 1 पार्ट लाइमस्टोन का। अब आयरन ओर तो समझ में आता है कि उसी को तो प्योरीफाई करेंगे ना, तभी तो बनेगा हमारा आयरन, और उसी से बनाएंगे हम स्टील। कोकिंग कोल का क्या रोल होता है कि ये जो आयरन ओर मिलता है इसको प्योरीफाई करना होता है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स मिले होते हैं, तो इसको मेल्ट करना होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो मेल्ट करने के लिए कोकिंग कोल की नीड होती है। लाइमस्टोन की नीड होती है उन्हीं फर्नेसेस में, जो भट्टी होती है उनमें लाइमस्टोन की नीड होती है। क्लियर? तो ये हो गए इस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो इन द ईयर 2016 विद 95.6 मिलियन टन्स ऑफ द स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक द थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। अगर हम क्रूड स्टील प्रोड्यूसर की बात करें, कच्चे स्टील की बात करें, तो उसमें हम वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पे आते हैं। और कितना प्रोडक्शन था? 95.6 मिलियन टन्स प्रोडक्शन था 2016 में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। स्पंज आयरन मतलब कच्चा जो लोहा है, उसके बेस पे बात करें तो हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रोडक्शन की कितना किया जाता है। तो हम जो क्रूड स्टील है उसके प्रोडक्शन में थर्ड पोजीशन पे, और स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। क्लियर? अब अगर बात की जाए मॉडर्न इस इंडस्ट्री की, तो मॉडर्न इंडस्ट्री वो सबसे पहले 1907 में सेटअप हुई थी। कहाँ सेटअप हुई थी? साकची एक प्लेस है, साकची। ठीक, वहाँ पे पहली हमारी इंडस्ट्री लगी थी, मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक, उसका नाम था टिस्को, जो अब भी है। टिस्को क्या हो गया? टी से टाटा, आ से आयरन, एस से स्टील, और सीओ से कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो टाटा की गाड़ियाँ आप देखते हो, तो वो क्या है? टिस्को कंपनी का ही प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अब 1900 में ये सेटअप हुई थी, और 1912 में यहाँ से स्टील का प्रोडक्शन शुरू होता है। ओके, और ये जो साकची है, अब ये साकची नहीं रहा, अब इस साकची को हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी कि जमशेदपुर में है हमारी टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि हमारी पहली मॉडर्न आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी। ये आपके इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद बात की जाए कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो इसमें से ज़्यादातर जो यूनिट है हमारे कंट्रीज़ में, वो यूनिट पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नाम से बेचते हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे टिस्को को छोड़ दिया जाए, ये तो प्राइवेट सेक्टर में आ गया, बाकी जितनी भी है वो पब्लिक सेक्टर में। और जो पब्लिक सेक्टर में, वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल के नाम से बेचती है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से बेचती है। अगर आपकी छत पे कहीं पे किसी स्कूल में अगर आपको गार्डर दिखाई दे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर SAIL लिखा मिलेगा आपको, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, उसी का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज है कहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। हमारी जितनी भी है उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, उसी के आसपास है। अब इस रीजन के आसपास क्यों है? इसके कई सारे रीजन हैं। ओके, पहला है लो कॉस्ट आयरन ओर। यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन ओर मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो ईजिली अवेलेबल है इस रीजन में। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आयरन ओर चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हेयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो जहाँ पर कच्चा माल होगा वहीं पर तो इंडस्ट्री लगेगी ना। अब राजस्थान में गन्ना उद्योग, शुगर इंडस्ट्री थोड़ी लग सकती है। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि कच्चा माल यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, इसलिए ये इंडस्ट्री यहीं पे सेटअप हुई है। सेकंड है हायर ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, तो ये हो ही गया, इसमें फर्स्ट में ही आ गया। थर्ड है हमारा चीप लेबर। ये जो इंडस्ट्री होती है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, हैवी इंडस्ट्री होती है। इसमें लेबर चाहिए, कैसा चाहिए?
चीप लेबर चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ओके, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं इन सिंगल यूनिट में। ओके, तो चीप लेबर जहाँ पर होगा वहाँ पर ये इंडस्ट्री लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो ये जो एरिया है, इस एरिया में चीप लेबर भी थोक के भाव अवेलेबल है, क्योंकि घनी जनसंख्या वाला डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया ये। ओके, तो इसलिए भी ये इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हुई है। उसके बाद फोर्थ जो रीजन है, लोकल मार्केट, बाजार, मार्केट भी चाहिए, वहीं तो बेचना है। ये जो टोटल एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास का एरिया जो होता है, दैट प्रोवाइड द मार्केट फैसिलिटीज, जहाँ पर अच्छे बड़े लेवल पर कंजप्शन भी होता है इनके प्रोडक्शन का। ये हो गए। इसके साथ साथ फिफ्थ आप पॉइंट कर सकते हो, जो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा वाटर। ये जो इंडस्ट्री होती है इसमें वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि बार बार जो मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा करना होता है, तो वाटर भी इस रीजन में अवेलेबल है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ रिवर से फ्लो होती है इस पर्टिकुलर रीजन से। ओके, ये भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ चाहिए होता है इसको कौन सा, ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये वेल कनेक्टेड है थ्रू आउट द कंट्रीज थ्रू द रेलवेज, और रेलवेज सबसे सूटेबल होता है हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो रेलवे की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल है पोर्ट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द नियर बाई की जो पोर्ट है, कोलकाता, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट है, तो वहाँ से पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके कारण ये इंडस्ट्रीज मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही सेटअप हुई है। तो ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 2 to 3 टाइम्स ये रिपीट भी हुआ है। उसके बाद बात करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है उनके चैलेंजेस की, उनके प्रॉब्लम्स की। रीजन फॉर इट्स नॉट ग्रोइंग फुल पोटेंशियल इन इंडिया। इंडिया में अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो लिमिटेड यूनिट ही वर्क कर रही है, उसमें से भी ज़्यादातर यूनिट्स है वो गवर्नमेंट के अंडर में। तो ऐसा क्यों है कि ये मतलब एक तरीके से धस गई है, फंस गई है, रुक गई है, अटक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या रीज़न है? तो इसके कई सारे रीज़न है। पहला है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। इंडिया में जो कोकिंग कोल है उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम है, और अगर उसे बाहर से मंगवाया जाए तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? सीधे तौर पे आयरन स्टील है वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक बड़ा इश्यू ये है। सेकंड जो इश्यू है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर्स। जो लेबर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था दैट 4 वर्कर्स इन इंडिया एंड 1 वर्कर वर्किंग इन जापान इज प्रोड्यूसिंग एट ए इक्वल लेवल, एक लेवल पे प्रोड्यूस करें। ठीक, हमारी प्रोडक्टिविटी वो कम है। प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि हमें 4 गुना ज़्यादा लेबर की नीड होती है, और 4 गुना लेबर की नीड होने का मतलब हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इरेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी। हालांकि ये इंडस्ट्री मेनली डिपेंड करती है कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर, लेकिन जो उसके बाद की फर्दर प्रोसीजर होती है उसके लिए एनर्जी की रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है। और अपने यहाँ पे समर सीजन में क्या होता है, कट्स लगते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी लगते हैं, 24 आवर्स में से 12 आवर्स उनको सप्लाई मिल पाती है। तो यहाँ पर भी इश्यू आते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के साथ। इसके साथ साथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई। ओके, एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये आ गया। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी नहीं अवेलेबल है, इसके कारण भी ये इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रूम नहीं कर पाई इंडिया में। ठीक, तो ये होगी इन इंडस्ट्रीज़ की समस्याएं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, क्यों है, और उसकी प्रॉब्लम या इश्यूज़ क्या हैं। अब सेकंड जो पार्ट दिया गया है इस वर्कशीट में, उसमें दिया गया है इस वर्कशीट में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को। अब ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री क्या होती है? एल्यूमिनियम को एक तरीके से गलाया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर उसी से अलग अलग प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक, अब जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ से मिलता है? एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से बनते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि अगर हम मिनरल बेस्ड ऑन मिनरल्स में अगर मेटल्स की बात करें तो उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आ जाती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। इट इज़ लाइट। एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का होता है। ठीक, आप सभी को पता है ना, हल्का होता है,
आपके घर में यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे इसके। रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, कोरोजन मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। मेलेबल होता है, लचीला होता है, मोड़ा जा सकता है आसानी से। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स, अदर मेटल्स के साथ अगर इसको मिक्स किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। यानी ये इसकी क्वालिटीज़ होगी। ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिनियम, ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस फीचर्स आ जाते हैं एल्यूमिनियम के। उसके बाद है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन इंडिया लोकेटेड इन उड़ीसा, कि कहाँ पर ये इंडस्ट्री मेनली, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अगर 3 स्टेट्स की बात करें तो मेनली ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में, ठीक, क्योंकि ये जो रीजन है ये ही वो इम्पोर्टेंट रीजन्स है जहाँ पर बॉक्साइड मिलता है, और जहाँ बॉक्साइड मिलता है तो वहीं पे ये इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि वही तो इसका रॉ मटेरियल है। क्लियर। अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री के फैक्टर्स की बात करें जो इनकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको चाहिए होती है, लगातार 24 आवर्स पावर सप्लाई की नीड होती है। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप रॉ मटेरियल, सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल जाए वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, ओके, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में तो है लेकिन इतनी हैवी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता इसमें। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि ये मेटल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आ जाती है। फर्स्ट कौन सी होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, ओके, सेकंड ये होगी। उसके बाद सेकंड है, इट इज़ ए लाइट वेट, ये लाइट वेट में होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज़ मेलेबल होता है, लचीला होता है, मोड़ा जा सकता है, एंड कैन बी मेड मोर स्ट्रॉन्ग बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स, को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, ओके। इट इज़ यूज इन डोर विंडोज़, डोर्स है, विंडोज़ दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पैकिंग में, मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जाता है, जो मेडिसिन वगैरह देखते हो तो उनकी पैकिंग की जाती है इससे। यूटेंसिल भी इसी से बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स इसी से बने होते हैं, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ये हो गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के ऊपर नोट, कि हमें क्या बताना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, और फिर हमें बताना है कि ये किस काम आता है। क्लियर। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज नॉट फुली डेवलप्ड। आयरन स्टील इंडस्ट्री वो इंडिया में फुली डेवलप्ड नहीं है। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट, इसके पीछे कारण बताने, यानी कि क्या कारण है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी इश्यूज या प्रॉब्लम्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने। तो फर्स्ट जो रीजन है दैट इज द हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। पहला जो कारण होता है कि इसकी कॉस्ट जो होती है वो कोकिंग कोल एक तो लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, दूसरा अगर इसको ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट किया जाए तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये बड़ा इश्यू है यहाँ पर। सेकेंड, लेबर, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था जापान का, तो उसके कंपैरिजन में किया जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी, एनर्जी चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और उसकी सप्लाई रेगुलर नहीं रहती, स्पेशली समर में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ढांचा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इससे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके कारण ये जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में फुली डेवलप्ड नहीं हो पाई है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, इंटरेस्टिंग थी, इम्पोर्टेंट थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।